गुड मॉर्निंग। क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंसीडरेशन। इसके अंतर्गत हम रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोडक्ट में एनर्जी चेंज कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं। कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो पूरी रिएक्शन के दौरान एनर्जी का परिवर्तन कैसे होता है उसकी जो स्टडी की जाती है वो एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर आता है। हम जानते हैं कि सभी तंत्र न्यूनतम एनर्जी की अवस्था को ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए प्रोडक्ट जितने स्थायी होंगे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में बदलने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। तो सारे के सारे जो सिस्टम है, तंत्र हैं, वो सब लोअर एनर्जी में आना चाहते हैं। यही चीज़ ये इसके अंतर्गत हम बताएंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने हेतु उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्रिया कारकों की मुक्त ऊर्जा से कम होनी चाहिए। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म में एनर्जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूरे प्रोसेस में एनर्जी चेंज की स्टडी से रिएक्शन की रेट वो प्रोडक्ट की नेचर वगैरह का पता चलता है कि जो कोई भी रिएक्शन होती है उस सब के अंदर एनर्जी का ही पूरा रोल है। और जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ये जो एनर्जी है वो उससे रिएक्शन की रेट डिसाइड होती है, प्रोडक्ट की नेचर का पता चलता है। ये सब एनर्जी से ही हमें पता चल लगेगा। प्रत्येक पदार्थ की कुछ ऊर्जा होती है जो अणु में उपस्थित परमाणुओं व बंधों की प्रकृति पर डिपेंड करती है। अर्थात प्रत्येक मॉलिक्यूल की अपनी ऊर्जा होती है, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल अलग अलग एटम और बॉन्ड से बनता है। इस कारण से क्योंकि इसमें बॉन्ड और एटम्स हर एक मॉलिक्यूल में अलग होते हैं, इस कारण से इन सब की एनर्जी जो है वो भी इनकी अलग अलग होती है। अब हम एनर्जी के आधार पर इन रिएक्शंस को अगर डिवाइड करें तो मेनली ये जो रिएक्शंस हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आ जाता है इसके अंदर, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। इन रिएक्शन के अंदर क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए अभिक्रिया कंप्लीट होने में एनर्जी फ्री होती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसके अंदर रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर ER इज़ ग्रेटर देन EP। ER जो है वो क्रियाकारक की ऊर्जा है और EP जो है वो उत्पाद की ऊर्जा है। ये हमने डायग्राम से भी इसको बताया कि इस डायग्राम के अंदर ये रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोडक्ट के जो एनर्जी है उससे ज़्यादा है, और ये बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा H से हमने यहाँ पर बता रखा है। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है वो बताता है ER इज़ ग्रेटर देन EP। ये ऊष्माक्षेपी को दर्शाता है। दूसरा टाइप जो है इनका रिएक्शंस का वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी। इसमें क्रियाकारक की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से कम होता है, इसलिए अभिक्रिया के संपन्न होने में उतनी ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर EP इज़ ग्रेटर देन ER। इस डायग्राम के अंदर भी हमने यही बताया है कि इसमें रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी से इसके अंदर कम है, और बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा H कहलाता है। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ER और EP दोनों बराबर होते हैं। इसके अंदर दोनों ही एनर्जी का मान बराबर होगा। ऐसी अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं। इनमें एनर्जी का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अब अभिक्रिया चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक
रिएक्शन हो। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, वो उतनी एनर्जी तो उसके अंदर होगी तभी वो एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक रही हो चाहे एंडोथर्मिक हो। ऊर्जा की इस न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं और इसको हम EA से बताते हैं, दर्शाते हैं। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को प्राप्त करना होता है। जैसा हमने ऊपर कहा, एक सर्टेन एनर्जी वैल्यू तो होती ही है और इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी को तो लेना ही होगा, उसके बाद ही उसमें रिएक्शन होती है। तो ये जो एनर्जी लेवल है उसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। इस एनर्जी बैरियर को तो उसको प्राप्त करना होता है। ऊर्जा अवरोध के इस शिखर को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। उत्पाद एवं क्रियाकारक की एंथैल्पी का अंतर डेल्टा H अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाता है। इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। यदि रिएक्टेंट में एक से अधिक मध्यवर्ती उत्पाद बनने की स्थिति हो तो अभिक्रिया दो या अधिक पदों में संपन्न होगी और जितने माध्यमिक उत्पाद बनेंगे उतने ही ऊर्जा अवरोध में ये गड्ढे जैसी संरचना उसके अंदर बन जाती है। दो पदों वाली अभिक्रिया में दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इस फिगर के अंदर ये बताया है कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट और बीच में जो ये ऐसा गड्ढे जैसी जगह बनी हुई है वो मध्यवर्ती कहलाता है। ये दो पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए डायग्राम दिया है। अब हम यहाँ लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में जो वर्ड लिए हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। अब इनका अंतर हम एक एक करके लेते हैं। पहला, किसी अभिक्रिया के बीच में संक्रमण अवस्था उच्चतम ऊर्जा वाली वह अवस्था होती है जिसमें कोई बंध टूट रहा होता है जबकि अन्य बंध बन रहा होता है, जबकि मध्यवर्ती कोई अणु अथवा आयन हो सकता है। दूसरा, संक्रमण अवस्था बहुत क्षणिक होती है जिसे न तो डिटेक्ट किया जा सकता है और न ही कभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती को ज्ञात तो किया जा सकता है और कभी कभी इसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन के अंदर में बनने वाली अवस्थाएं हैं, उनका की भी टर्मिनोलॉजी से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। ये कुछ एनर्जी कंसिडरेशन है। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन किस तरीके से होता है और क्या क्या टर्म हमारे काम में आती है। थैंक यू।